ये है iQOO Neo 10 जो अभी रिसेंटली आपको पता ही है 31,999 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, बट इजीली 2000 का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आप कह सकते हो ये 30,000 के सेगमेंट का स्मार्टफोन है और आप इस फोन को 29,999 की प्राइस में परचेज कर सकते हो। ऑन पेपर स्पेक्स देख के तो सभी को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस फोन में स्पीड है, पावर है, परफॉर्मेंस के लिए मतलब एकदम कड़क डिवाइस है। बट एग्जैक्टली में रियल यूसेज में ये फ़ोन किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है ये आपको इस डिटेल्ड रिव्यू से पता लगेगा। मैं पिछले 10 दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस फ़ोन में गेमिंग करके देखा है, इस फ़ोन में कैमरास को यूज़ लिया हुआ है, इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आप बोल सकते हो मैंने हर एक तरीके से इस फ़ोन को यूज़ कर लिया है ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि 30,000 की प्राइस में आपको क्या कुछ मिल रहा है इस स्मार्टफोन में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो सबसे पहले इस फ़ोन की जो मेजर यूएसपी है उसी को एड्रेस कर लेते हैं, बिकॉज आई नो काफ़ी लोग इसी को लेकर सबसे ज़्यादा क्यूरियस होंगे भी। तो ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट देखने को मिल रहा है। आई मीन मैं तो पहला ही फ़ोन है जो इस चिपसेट पर मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। लेकिन मैंने यहाँ पर जब थोड़े स्पेक्स वगैरह चेक किया तो मुझे पता लगा कि इस फोन का जो जीपीयू वो सेम ग्रेड का जीपीयू है जैसा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट में देखने को मिलता है। लेकिन इन जनरल आपने देखा होगा कि जो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन होते हैं ना वहाँ पर टॉप ऑफ द क्लास रैम देखने को मिलती है, LPDDR5X जिसको हम बोलते हैं। लेकिन इस फ़ोन में उससे भी बढ़कर, उससे भी बेटर LPDDR5X अल्ट्रा रैम दी गई है। ठीक है, UFS 4.1 का स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप इसका बेस वेरिएंट लोगे, मतलब कि 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट लोगे, तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मैंने काफ़ी सारे बेंचमार्क टेस्ट वगैरह यहाँ पर रन करके देखे, जैसे कि जब Antutu निकाला तो 2 मिलियन अबव चला गया। Geekbench स्कोर्स इंप्रेसिव थे यहाँ पर मैंने वाइल्ड लाइफ टेस्ट करके देखा है, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा है, इतना ज़्यादा थ्रॉटल नहीं कर रहा था। आई नो ये सारे बेंचमार्क्स देख के आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होंगे, आपको लग रहा है हाँ भाई यही सबसे बेस्ट है, बट रुको, ठीक है, एक्चुअली में ऐसे काम नहीं करती है चीज़ें। आई मीन ये सब तो ठीक है, बहुत सारे फ़ोन अच्छा टेस्ट परफॉर्म कर जाते हैं बेंचमार्क्स की जब बात होती है, बट इन जनरल प्रैक्टिकली अगर देखें तो कैसा परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैंने इस फ़ोन में मतलब जो भी अपडेट आ रखा था, फ़ोन को 100% चार्ज करके पूरा फुल सेट करके इस फ़ोन में गेमिंग करना शुरू किया। आई मीन अपनी टीम को दिया फ़ोन और लगातार इस फ़ोन में ना 1.5-2 घंटे तक का गेमिंग करके देखा गया है 120 FPS में। ठीक है, और फ्रेम रेट्स बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहे थे, कंसिस्टेंटली आपको 110-120 के बीच का फ्रेम रेट यहाँ पर देखने को रहा था और गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ था, मतलब नेक्स्ट लेवल का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इस फोन में देखने को मिलेगा। बाय द वे 144 FPS तक आप इस फोन में गेमिंग कर सकते हो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर ना एक अलग से भी चिप यूज करी गई है, Q1 सुपर कंप्यूटिंग चिप, जिसकी वजह से बेटर फ्रेम रेट, बेटर विजुअल क्वालिटी, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बेसिकली वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और ऐसा नहीं है कि सारा फोकस सिर्फ चिपसेट पर ही दे दिया है, मतलब गेमिंग को अच्छा बनाने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा जो फीचर्स है ना गेमिंग से रिलेटेड वो भी काफ़ी सही है, काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि आपको यहाँ पर इन गेम FPS मीटर देखने को मिल जाएगा, नाइट विजन मोड यहाँ पर दिया गया है, बाईपास चार्जिंग को भी ये फ़ोन सपोर्ट करता है, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट एंड 3000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीज़न भी है जिसकी वजह से ओवरऑल गेमिंग में एक अलग वाइब सेट होती है और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जब इतना स्ट्रेच में, मतलब एक स्ट्रेच में अगर आप 2-2.5-3 घंटा गेमिंग करोगे तो यार कितना भी अच्छा फ़ोन क्यों ना हो जाए वो थोड़ा बहुत गर्म तो होगा ही। ये फ़ोन भी होता है, नो डाउट आपको लगेगा कि हाँ फ़ोन काफ़ी गर्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फ़ोन को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस फ़ोन में मतलब कितना भी फ़ोन हाथ में गर्म फील हो रहा हो ना तब भी इसके फ्रेम ड्रॉप्स इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब वहाँ पर भी परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहती है, इतना ऐसा परफॉर्मेंस हैम्पर वहाँ पर भी नहीं होती है। तो मैं बोलूँगी कि वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है। थर्मल मैनेजमेंट भी कुछ हद तक मैं बोल सकते हो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है, क्योंकि 7000 मिलीमीटर स्क्वायर का यहाँ पर वेपर कूलिंग चैम्बर दे रखा है। तो हाई एंड टास्क परफॉर्म करते हो, मतलब कुछ हैवी एप्लीकेशन अगर आपने इसमें खोल लिए या फिर आप कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो उस तरह के टास्क भी मेरे अकॉर्डिंग ये फोन बहुत ही ईजिली हैंडल कर लेगा। तो हाँ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये फोन डिलीवर कर रहा है। नेक्स्ट, फोन की डिस्प्ले एंड स्पीकर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो इसकी डिस्प्ले को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। 1.5 के रिजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले दी गई है एंड यहाँ पर 144 हर्ट्ज का
रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल रहा है। मतलब फ्लैट डिस्प्ले जो कि गेमर्स के लिए हेल्पफुल तो रहती है और इन जनरल फ्लैट डिस्प्ले काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहती है, लेकिन आप इसके बेजल्स देखो, एकदम स्लिम बेजल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से विजुअली एस्थेटिकली दिखने में भी डिस्प्ले अच्छी है। कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वहाँ पर कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। एंड एक और चीज़ आपको बता दूँ, चाहे यूट्यूब देखो, चाहे नेटफ्लिक्स देखो, चाहे कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स आप यहाँ पर ओपन करके देखो, आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसको मैं इसलिए भी हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज में, क्या इससे हाई प्राइस रेंज में भी जाते हैं ना, तब भी काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि HDR का सपोर्ट नहीं देते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह में। तो इस चीज़ को मेंशन करना फॉर श्योर बनता है और यहाँ पर ब्रांड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, लेकिन HBM में यहाँ पर 2000 निट्स का देखने को मिल जाता है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी सही रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजप्शन भी अगर आपका रहता है तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट फोन के डिज़ाइन एंड लुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो एक तो ये वाला सिग्नेचर कलर है, बट मेरे पास डिफरेंट कलर है जो है ये टाइटेनियम क्रोम कलर। मुझे तो बहुत ही सही लग रहा है, काफ़ी क्लासी सोफिस्टिकेटेड टाइप का है ये। ओवरऑल डिज़ाइन भी अच्छा है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का बैक दिया हुआ है, फ्रेमिंग भी जो है वो पॉलीकार्बोनेट की है। वेट अराउंड इसका कुछ 206 ग्राम करीब कुछ है, बट मैं बोलूँगी इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया गया है। हाथ में होल्ड करके लगता नहीं है कि ये फ़ोन कुछ 200 ग्राम करीब का भी होगा, मतलब बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम डिज़ाइन के साथ भी आता है और अच्छा है। मतलब मेरे को यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। फ्रंट में ना इन्होंने एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा के दी है। वैसे ये फ़ोन शॉर्ट सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन के साथ आता है। बाकी IP65 रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन, आप मुझे बता देना। मेरे अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ सॉर्टेड ही लग रहा है यहाँ पर भी। अच्छा, इन सब के अलावा अभी ना मैं फ़ोन के बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करूँगी, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करना। आप में से कितने लोगों को ये चीज़ मैटर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा mAh की बैटरी होनी चाहिए ताकि हमें अच्छा बैटरी बैकअप मिले, या फिर कितने लोगों का ये मानना है कि कितने भी mAh की दे दो लेकिन अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दो। ठीक है, अभी ये फ़ोन ना कहीं आप बोल सकते हैं दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि फ़ोन में ना 7000 mAh की बैटरी है और उसके बावजूद भी ये फ़ोन 8.09 mm की थिकनेस के साथ आता है। मतलब इसके हिसाब से तो मैं बोल सकती हूँ बहुत स्लिम स्मार्टफोन है ये। 120 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। ब्रांड ने क्लेम किया है कि 1 to 100% ये फ़ोन एग्जैक्टली 36 मिनट में चार्ज हो जाना चाहिए। अभी 1% कौन ध्यान देता है यार। मैंने 0 to 100% चार्ज करके देखा है, 42 मिनट्स में एग्जैक्टली फ़ोन फुल चार्ज हो गया था, जो कि मेरे अकॉर्डिंग 7000 mAh की बैटरी को देख के अगर मैं सोचूं तो सुप्रीमली फास्ट चार्ज हुआ है ये स्मार्टफोन। बैटरी बैकअप मेरे को पता है, हमसे काफ़ी सारे लोग पूछोगे कैसा दे रहा है बैटरी बैकअप। यहाँ पर देखो इस SOT को, इस फ़ोन ने मुझे 13.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दिया है। मैंने इस फ़ोन में बहुत लंबे लंबे टाइम तक गेमिंग करा हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा नेटफ्लिक्स मैंने इसमें कंज्यूम किया है, इसमें सोशल मीडियाज़ वगैरह चलाएं। ठीक है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा है मैंने इस फ़ोन में। हाँ, वीडियो कॉल मैंने किसी को नहीं किया। इसके अलावा Antutu टेस्ट, बेंचमार्क टेस्ट, ये भारी भारी टेस्ट भी मैंने रन किया है। 13.5 घंटे, मतलब अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो मैं आपको बता दूँ आप 2-2.5 दिन तक इस फ़ोन के साथ सर्वाइव कर सकते हो। बाकी आगे चल के अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं अपडेट करते रहूँगी। मुझे फॉलो कर लो टेकी किरण इंस्टाग्राम पर। एनीवेज, इन सब के अलावा फ़ोन के कैमराज के बारे में भी जानना बनता है, आखिर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज 30,000 का फ़ोन है। तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, फ्रंट में दे रखा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ये मैंने कुछ डे टाइम पर फोटोज़ कैप्चर किए हैं, इम्प्रेसिव है मेरे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ना पोर्ट्रेट फोटोज़ भी आप कैप्चर कर सकते हो, 1x में भी 2x में भी काफ़ी अच्छे फोटोज़ वहाँ से भी निकल के आ जाते हैं। वाइड एंगल के फोटोज़ भी बुरे नहीं हैं। सेल्फीज़ भी आप अच्छी खासी कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो नॉर्मल में, पोर्ट्रेट में। लेकिन सेल्फीज़ में मुझे क्या एक चीज़ अच्छी नहीं लगी ना कि बहुत ज़्यादा जूम इन करके लेता है तो फेस पर पूरा आ जाता है कैमरा। तो मुझे चाहिए होता है कि थोड़ा ज़्यादा वाइड अगर ये फ्रेम रखेगा तो ओवरऑल सेल्फीज़ थोड़ा ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छी लगती है। वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी मिसिंग लगी, थोड़ा फ्रेम और वाइड होना चाहिए था। बट जो ओवरऑल यहाँ पर जिस तरीके से कलर साइंस ली है ना, जिस तरह से ये डायनेमिक रेंज लेता है या फिर जिस तरह से ये एक्सपोजर को बैलेंस करता है, वो मुझे यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ क्या इंप्रेसिव है कि इस फ़ोन में आप फ्रंट से एंड रियर से दोनों ही जगह से 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब ये बहुत सारे जो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन होते हैं ना उनमें भी नहीं मिलता है। तो ये तो फिर भी परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन है, फिर भी इसके कैमराज जिस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, जिस तरह
तरह से यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की गई है, मेरे अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रखा है। बुके में आप वीडियोस नहीं बना सकते हो इस फ़ोन से, मतलब टेलीफोटो लेंस भी नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो वो मेरे को बिल्कुल चलेगा यार। 30,000 की प्राइस में बहुत सारे फोन्स में नहीं मिलता, और वैसे भी कंसिडरिंग एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन, मेरे को जिस तरह के कैमराज ओवरऑल सेटअप यहाँ पर जो मिल रहा है और जिस तरह से फोटोज़ निकल के आ रही हैं वो अच्छी निकल के आ रही है, तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। बाकी इसके अलावा इस फ़ोन में काफ़ी सारे AI फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि लाइव कटआउट का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सर्कल टू सर्च इन जनरल उस ऑप्शन को आप यूज़ ले सकते हो, लाइव टेक्स्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इमेज एक्सपेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा, इरेज पीपल वाला ऑप्शन होता है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ आ गई उनको उड़ा सकते हो, लोगों को उड़ा सकते हो, वो तो बहुत ही अच्छे से काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी देने के लिए दे दिया, जो भी फीचर्स यहाँ पर रख के दिए AI वाले वो काफ़ी अच्छे से काम भी करते हैं। गूगल जेमिनाई का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी कुछ AI भी इंटीग्रेटेड है इस फोन में, जो कि काफ़ी अच्छे से काम यहाँ पर कर रहा है। अच्छा, इन सब के अलावा अगर आपका कंसर्न कहीं से भी फोन के सॉफ्टवेयर्स या फिर OS अपडेट्स को लेके, तो मैं यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। FunTouch OS 15 है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आया है। 3+4 ईयर्स के OS अपडेट यहाँ पर ब्रांड ने प्रॉमिस किए हैं। एंड पर्सनली अपने एक्सपीरियंस, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ कि iQOO के फ़ोन में मुझे आज तक कभी भी अपडेट्स को लेके दिक्कत नहीं हुई है। कंसिस्टेंटली अपडेट्स आते रहते हैं iQOO के स्मार्टफोन्स में, तो वहाँ पर चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं। आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, बिकॉज FunTouch है तो उसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन वगैरह देते ही हैं। काफ़ी हद तक क्लीन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि हॉटेस्ट हॉट गेम्स तो है ही नहीं, और जो कुछ एक दो एक्स्ट्रा दे रखा है जैसे फ़ोन पर आपको देखने को मिलेगा, स्नैपचैट देखने को मिलेगा, आई होप ईजिली उड़ा दोगे आप उन सबको। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस UI में भी काफ़ी क्लीन हो जाएगा। AI पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है ब्रांड ने। वाईफाई 7 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 के साथ आता है, NFC का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया, 16 5G बैंड्स है, कनेक्टिविटी को लेके कोई इशू नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज है नहीं इस फोन में, इस डायरेक्शन में भी, तो यहाँ पर भी अच्छा काम हुआ है। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे 30,000 के बजट में आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको परफॉर्मेंस प्रायोरिटी है तो फिर ये नहीं तो कौन सा, मतलब कौन से फोन की तरफ आप देख रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पहले तो बताना ताकि मैं देखूँ एक बार। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रायोरिटी, आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए, आपको अच्छी बड़ी बैटरी चाहिए, वो भी फास्ट चार्जर के साथ, मेरे अकॉर्डिंग इस फोन ने कंप्लीटली एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है इस फोन के रिगार्डिंग, कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न है जो वीडियो में नहीं कवर हुआ है, तो कमेंट्स में पूछ लेना। ब्रांड्स को लेके अगर आपका कोई फीडबैक वगैरह जो भी रहता है ना मुझे लेके, ब्रांड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं तो रीड करूंगी अगर इन केस ब्रांड भी रीड करता है तो उनको भी आपका ओपिनियन आराम से पता लग सकता है कॉमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो सब कुछ खुला है नीचे कॉमेंट सेक्शन। बाकी तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया लाइक जरूर से करिएगा। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।